जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट के 9वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 8 एपिसोड नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसको जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कह रहे हैं कि गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है। गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जो गांगेय शब्द है ये भीष्म के लिए प्रयुक्त होता है। क्यों, आपकी पता होगा, क्योंकि जो गांगेय है ये भीष्म का ही एक नाम है। ध्यान देना, इनकी माता का नाम गंगा और पिता का नाम महाराज शांतनु था। और जो गंगा के पुत्र थे वो कौन थे, भीष्म। इसीलिए भीष्म पितामह को गांगेय भी कहा जाता है। तो 31 का डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 32 की तरफ। ध्यान देना, 32 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है। कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है। तो याद रखिएगा कौन सा है, अराति। ठीक है, ये अराति शब्द क्या है, शत्रु का समानार्थी है। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, रिपु हो गया दुश्मन, अमित्र, वैरी, अरि, विपक्षी, अराति, ये सभी क्या है, शत्रु के समानार्थी हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आगे इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, अंधा युग। क्या कहा इन्होंने, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग किसकी रचना है। तो याद रखिएगा जो अंधा युग है ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, किसकी है, धर्मवीर भारती की रचना है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा धर्मवीर भारती जी की अन्य रचनाएं ठंडा लोहा, सात गीत, कौन कौन सा, ठंडा लोहा, सात गीत, और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध उपन्यास है। याद रखिएगा कौन सा, गुनाहों का देवता। 34 नंबर की बात करते हैं। 34 नंबर इन्होंने क्या कहा, भारत भारती। क्या कहा कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त का। किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखिएगा जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, ये सब भी किसका है, तो आपका मैथिली शरण गुप्त का है। और मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है, 35 नंबर की बात करते हैं आगे। तो ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पे देखना, उड़ रही आपका क्या हो गया, ये तो क्रिया हो गया। ठीक है, चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया आपकी कर्ता हो गई। आकाश में, ध्यान देना, ये तो आपका क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, यहाँ पे कर्म का अभाव है इसलिए क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो कैसी होगी, अकर्मक होगी। ए वाला आपका सही होगा। दो प्रकार की जो क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जब कर्म होगा तो सकर्मक, जब कर्म नहीं होगा तो क्या होगा, अकर्मक। इसके अतिरिक्त आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो वो आपका क्या होगा, अकर्मक होगा। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े तो आपका क्या होगा, सकर्मक होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर की बात करें। ध्यान देना, 36 नंबर इन्होंने कहा है कि ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो आपका कौन सा है, प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और इसके लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके अतिरिक्त हरिऔध जी की अन्य रचनाएं याद रखिएगा, जैसे वैदेही वनवास, पारिजात, चंदा मामा, जागो प्यारे, जन्मभूमि, सरिता, ये सभी किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। और याद रखिएगा यहाँ पे जो बी दिया साकेत, ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त का, साकेत महाकाव्य। ठीक है,
तो 36 का आपका सी वाला बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो 37 इन्होंने क्या कहा है कि वह चलते चलते रुक गया, वह चलते चलते रुक गया। तो ध्यान देना, ये क्या बता रहे हैं, रुकने की विशेषता बता रहे हैं। कैसे? चलते चलते, अर्थात रुकना हो गया, चलना हो गया, बैठना हो गया, ये सब क्या? क्रिया। और क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। 37 का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो क्रिया विशेषण है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा? सूर्योदय से कौन सी पक्षी प्रसन्न होती है? सूर्योदय से कौन सी पक्षी प्रसन्न होती है? तो याद रखिएगा, सूर्योदय से चक्रवाक। ठीक है, चक्रवात नहीं है, ध्यान देना, चक्रवाक है। इसी को हम लोग चकवा पक्षी भी कहते हैं। ठीक है, चक्रवाक पक्षी को चकवा पक्षी भी कहते हैं। ये चकवा पक्षी क्या होता है? तो सूर्योदय जब भी होती है तो ये चकवा पक्षी बहुत ही प्रसन्न होती है, क्योंकि इसके पीछे साहित्यकारों एवं कवियों की ऐसी मान्यता है कि रात में नर पक्षी मादा से अलग हो जाता है और सूर्योदय के पश्चात मादा से फिर से मिलन होता है। इसीलिए कहा जाता है चकवाक अर्थात चकवा सूर्योदय से प्रसन्न होता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, द्रवा सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? द्रवा सो दशरथ अजिर, यहाँ पे अजिर का अर्थ इन्होंने पूछा है। तो याद रखिएगा, अजिर का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? तो आंगन होता है। ठीक है, यहाँ पे अजिर के क्या मतलब है? आंगन से। इसके अतिरिक्त अजिर का और अर्थ होता है सहन, खुली जमीन, मैदान, हवा, शरीर, मेंढक, छछुंदर, तीव्र, तेज, चंचल, चपल आदि। ये सभी क्या होते हैं? अजिर के अर्थ होते हैं। परंतु द्रवा सो दशरथ अजिर बिहारी, यहाँ पे अजिर का क्या अर्थ लेंगे? आंगन से। ठीक है, 39 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। तो 40 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या एक मुहावरा दे रखा है कि भूंजी भांग न होना, भूंजी भांग न होना का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या अर्थ होता है? दरिद्र होना। ठीक है, भूंजी भांग न होना, इसका अर्थ क्या होता है? दरिद्र होना। तो 40 का बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 41 की अगर आप बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 41, इन्होंने क्या कहा है कि तालू में जीभ ना लगना, तालू में जीभ ना लगना का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चुप रहना। जब जीभ हिलेगा ही नहीं तो व्यक्ति क्या बोलेगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? चुप रहना। तालू में जीभ ना लगना, इसका अर्थ क्या होता है? कि चुप रहना। ठीक है, 41 के बाद 42 वाला देखिए, इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, निम्नलिखित में से एक शब्द हाथी का, ध्यान देना, हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन करें। निम्न में से एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन करें। तो याद रखिएगा, द्विज का मतलब भी हाथी होता है। ठीक है, द्विज का मतलब क्या होता है? हाथी। द्विरद का मतलब भी हाथी होता है और सिंदूर का भी मतलब हाथी होता है। यहाँ तरण के मतलब हाथी नहीं होता। ठीक है, तो 42 का आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हाथी का पर्याय नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग। चलिए, 43 में ये इन्होंने पूछा कि घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? घुड़दौड़ अर्थात घोड़ा दौड़। ठीक है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। घुड़दौड़ अर्थात क्या? घोड़ा दौड़। 43 का ए वाला बिल्कुल सही है। 44 नंबर की बात करते हैं। तो 44 नंबर में इन्होंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? कंधा का समानार्थी, तो याद रखिएगा कौन सा है? कंधा को अस एवं अस्कंद भी कहते हैं। याद रखिएगा, अस एवं अस्कंद भी कहते हैं। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। 44 का कौन सा? डी वाला। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये मुझे जो लिखा है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम आपका जो पहला आता है कौन सा आता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में 3 आता है, ध्यान देना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
तो मुझे आपका क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा आता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं, हम, मुझे, हमारा, ऐसे आपका क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो 45 का आपका ए वाला सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।